अब जो है उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे रियल नंबर में ही, अब पढ़ेंगे जो 10th में प्रॉपर 10th के बोर्ड वाले सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। तो उसमें दो तीन थ्योरम है और उस थ्योरम को अभी पढ़ेंगे। तो उसका जिसको पहला थ्योरम है, इस सीरीज ऑफ थ्योरम है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंक गणित का आधारभूत, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ये इसका हिंदी नाम है, इसी थ्योरम का हिंदी नाम है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इसमें क्या है कि दो तीन बातें अभी पढ़ेंगे। दो तीन बातें क्या है? पहली बात यह है कि अभी हमने जितना कुछ पढ़ा है तो इसको पार्टिकुलरली लेके चलेंगे किस पे? नेचुरल नंबर पे। प्राकृत संख्या अगर अलग से ना कहा जाए, जब तक अलग से ना कहा जाए, तो अभी यहां से मोर और लेस जो समझ के चलना है, दो ही तरह की संख्या, या तो प्राकृत या फिर पूर्ण। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है कि इसको प्राकृत संख्याओं को दो तरह के संख्याओं में बांटा जाता है। एक होता है भाज्य और फिर दूसरा होता है अभाज्य। इसको ध्यान से देखेंगे, भाज्य और अभाज्य, इसको बोलते हैं कंपोजिट और इसको बोलते हैं प्राइम। ये संख्या है, एक कंपोजिट एक प्राइम। तो अब जो है इसको पहचानेंगे फिर कैसे? सवाल यह है कि इन दोनों संख्याओं को पहचानेंगे कैसे। तो जो प्रिसाइज डेफिनेशन है इसके जो है, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, दो से अधिक क्या हो? गुणनखंड। कहीं कहीं गुणनखंड कहते हैं, कहीं कहीं अपवर्तक भी कहते हैं इसका, क्योंकि गुणनखंड का एक नाम अपवर्तक भी है। गुणनखंड का एक नाम अपवर्तक भी हिंदी में, हिंदी वालों के लिए है। ठीक, तो ये जो चीज है दो से अधिक गुणनखंड। उसके बाद फिर इसको क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको क्या है? ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, मात्र 2 गुणनखंड। अब क्या है कि मात्र 2 गुणनखंड होंगे कौन कौन से? तो अब देखें क्या गुणनखंड के डेफिनेशन से, तो क्या होता है, क्या है कि एक जो है हर किसी संख्या का एक गुणनखंड है और दूसरा जो संख्या खुद है वो अपने आप का गुणनखंड होती है। तो इस वजह से प्राइम नंबर का ये जो अभाज्य संख्या है उसकी एक परिभाषा ये भी दी जाती है, ऐसी संख्या जिसमें कि एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से भाग ना लगे, उसको भी क्या कहते हैं? उस संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी को कहने का दूसरा तरीका यह है कि नंबर जिसके कि केवल और केवल 2 क्या हो? गुणनखंड हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। यह है प्रीरेक्विजिट इसको पढ़ने का, यह हमको अपने को पहले पता होना चाहिए, तब जाकर के हम इस पर क्या करेंगे? बात करेंगे, जिससे कि क्या है, चीजें समझनी आसान हो जाती है। तो अब जो है एक बार जब भाज्य और अभाज्य समझ लेते हैं, अच्छा इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, जिससे क्या होता है, चीजें आसान रहती हैं। 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से इसके जो एग्जाम्पल्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये है अभाज्य, ये है भाज्य। ध्यान देंगे तो बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी कि इनमें सभी के दो से अधिक गुणनखंड है। इसमें सभी संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं। तो इसलिए जब इसको एक बार हम समझ लेते हैं फिर बढ़ते हैं यहां से आगे।
तो अब जो है इसमें जो है क्या है कि अब इसमें इंटर करते हैं तो क्या कहा, पहला थ्योरम होता है इसका, थ्योरम है एवरी कंपोजिट ये है पहला थ्योरम। कहे तो साधारण अर्थ में क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर्स। मतलब यह है कि इसका हिंदी में, इसको हिंदी में समझें तो यह है, कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें जो है एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर ये जो ऑर्डर है इसको छोड़ देना है, ऑर्डर को क्या करना है, छोड़ देना। ऑर्डर को छोड़ क्या देना है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ यह है कि जैसे 12 है, एक 12 है, एक प्राइम नंबर, ये एक कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 ये इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो अब ये एक लिखने का एक ऑर्डर है, इसको हम ऐसे भी लिख दें तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसको हम ऐसे भी लिख दें तो भी यही है। ये कहने का मतलब एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर का मतलब यही है कि अगर इसको छोड़ दें, इस ऑर्डर को छोड़ दें, तो जो है इसका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो एवरी कंपोजिट नंबर कैन, इसमें एक वर्ड छूट गया है, वो है हाँ, ये छूट गया था एक चीज, क्या, ये इट इज यूनिक एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। ये जो है, ये प्रोडक्ट जो होता है, ये जो लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये यूनिक होता है। ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, यूनिक होता है। जो प्राइम फैक्टर करते हैं ये यूनिक होता है। क्या छोड़ दे तो, अगर इसके जो ये प्राइम नंबर है, जो फैक्टर्स हैं वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं उसको अगर छोड़ दे तो ये क्या होता है, हर एक कंपोजिट नंबर के लिए ये फैक्टर यूनिक होता है। ये है पहला थ्योरम, इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ये पहला थ्योरम है। तो कोई सा भी एग्जांपल, जैसे 15 है, ये कंपोजिट नंबर, 15 एक क्या है, भाज्य संख्या है, जिसको कि 3 इंटू 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या है, इसमें 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, तो इसका जो है अब इसी के बेसिस पे क्या है कि इसी के बेसिस पे अब कुछ एक चीजें हैं जिसको पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम
समापवर्ती, और इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए, इसको अगर अंग्रेजी में समझे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, ठीक, मतलब कि प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसा, तो कॉमन, उस कॉमन में कैसा, लोवेस्ट, ठीक। यह है मिनिमम मल्टीपल विच शुड बी कॉमन टू ऑल द नंबर्स। उसी तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां क्या चाहिए, कॉमन चाहिए लेकिन फैक्टर, ठीक। इसी को हिंदी में अगर इसको कहते हैं तो यह है लघु प्लस उत्तम, यह है सम प्लस अपवर्त्य। तो ये सबसे, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा, महा जो उत्तम, सम अपवर्तक, सम बराबर अपवर्तक, अपवर्तक क्या होता है, गुणनखंड। तो ये जो चीजें हैं अभी इसको पढ़ेंगे, ठीक, किसके बेसिस पे, उसी के बेसिस पे अभी हमने जो पढ़ा क्या, तो कि प्रत्येक भाज्य संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके मीनिंग में ही क्या है, इसका जो है मैथमेटिकल मीनिंग छिपा हुआ इसके हिंदी नाम में, एलसीएम और एचसीएफ के हिंदी नाम में। अब कैसे इसको बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं फैक्टोराइजेशन मेथड, फैक्टोराइजेशन मेथड किसके लिए, एचसीएफ और एलसीएम के लिए। जैसे 12 है 16 है, इसको ये इन दोनों का प्राइम फैक्टर है। अब जो है, अब जिसको नहीं निकालना आता हो उसके लिए तरीका क्या है, 1 बाय 1 प्राइम नंबर से क्या है, इसको डिवाइड करते जाना है, और जो भी यहाँ प्राइम नंबर आएगा उसको बाद में क्या करना है, प्रोडक्ट के रूप में लिख देना, जिसको तरीके से चलना है। किसी भी संख्या को क्या है, 1 बाय 1 प्राइम नंबर से क्या करना है, डिवाइड करते चले जाना है। यहां से यह तरीका प्रॉपर तरीका करने का, ये आया कैसे उसको जानने का, ये क्या है, प्रॉपर तरीका है। तो अब कोई भी नंबर, कंपोजिट नंबर, ये 2 है 3 है, 3 के बाद फिर अगर कोई और संख्या होती तो 5 से करते, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, 17, इस तरह से प्राइम नंबर से क्या करना है, डिवाइड करते चले जाना है, और लास्ट में क्या है, सबको प्रोडक्ट में लिख देना। एक बार जब इसका फैक्टराइजेशन आ जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद क्या है, इसको अपनी सहूलियत के लिए पावर के रूप में लिखते हैं। ये 10th लेवल के लिए है। बच्चा में करते हैं क्या, कॉमन निकलवा लेते हैं, ये क्या है 2 की पावर 4। अब एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट पावर है, क्या है, हाईएस्ट पावर है प्राइम्स का, उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 1 है, ये हाईएस्ट पावर है प्राइम का। अब ये जो चीज है, यही इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो ये क्या है, 2 की पावर 4, 16 इंटू 3, यह है 48, इन दोनों का एलसीएम हुआ 48। कंसेप्ट क्या है, अब यहीं पे इसमें एक लाइन लिखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, एलसीएम के लिए कंसेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ
हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें जो हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर के साथ जो नंबर है उसका क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर उसका जो है मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आता है, एलसीएम मिल जाता है अपने को। और एचसीएफ में के लिए क्या करना है, एचसीएफ के लिए एलसीएम के लिए हाईएस्ट कर रहे थे तो एचसीएफ के लिए लोएस्ट करेंगे, तो लोएस्ट देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। तो इसमें लोएस्ट क्या है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 है, यहां कुछ नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0, क्योंकि 3 की पावर 0 जो है ये 1 के इक्वल है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एचसीएफ, तो ये क्या है 2 की पावर 2, ये 4, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे तो एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर देखना है प्राइम का, किसका, प्राइम नंबर का जो फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जो लोएस्ट पावर होता है, ठीक है, उस नंबर को लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको कि बाद में करेंगे, अभी पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। जब एक बार ये पढ़ लेके तो उसके बाद फिर देखेंगे थियरी, थियरी पढ़ लेने के बाद फिर देखेंगे इस पे प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। अब देखें इसमें क्या है, एक चीज और कि जब एक बार, जैसे अभी हमने देखा 12 और 16 का क्या है, 48 जो है ये एलसीएम है। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है कि ये सबसे छोटा नंबर है जिसमें कि 16 और 12 दोनों से भाग लगता है कंप्लीटली। इससे छोटा नंबर नहीं है ऐसा कोई भी जिसमें कि दोनों से भाग लगे कंप्लीटली। अच्छा, क्या ये इकलौता नंबर है ऐसा जिसमें कि 16 और 12 से भाग लगे? नहीं। इसके बाद बहुत कई सारे नंबर है, इसी का मल्टीप्लीकेशन करते चले जाइए, 96, 144, इस तरह से बहुत सारे नंबर है। इन सारे नंबरों में से ये सबसे छोटा है। ये क्या है, सबसे छोटा है। अब यहीं से थोड़ा सा डेविएट करेंगे, फिर से लेके आएंगे उस कॉन्सेप्ट को हमने अभी कुछ देर पहले जिसको पढ़ा था, ठीक है। अब क्या है, जब ये दो चीज जो है ना, जब दोनों कंबाइन होता है, ये दो कंसेप्ट मिलके कंबाइन होता है, यहां पे फिर जाकर के क्वेश्चन टफ बनने लगते हैं। जब ये दोनों चीजें क्या होता है, कंबाइन हो जाता है, मतलब मिल जाता है, ये दो कंसेप्ट मिलता है, तब जाकर के क्वेश्चन क्या होता है, टफ बनता है। टफ कैसे बनता है इसको समझें। अब बोला, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि 4 अंक के की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो कि 12 और 16 से क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब ये जो चीजें हैं, अब एक तो मल्टीप्लीकेशन है, अब यहां से जाकर के यहां से क्या है, इन दोनों चीजों को इस क्वेश्चन ने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो इसीलिए अच्छा, इसको हम एक दे देते हैं, इसको ट्राई करने के लिए। ट्राई कीजिए, क्या है कि सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या जो इसको आप ट्राई कीजिए घर पे अपने रूम में बैठ करके, इस पे फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर जो है यहां से एक पहला थ्योरम पढ़ लेने के बाद फिर आता है क्या, फिर आता है
दूसरा थ्योरम बोलता है अगर कोई प्राइम नंबर p है, क्या है, एनी प्राइम नंबर p, ये क्या है, कोई प्राइम नंबर p है, ठीक, डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ए। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई प्राइम नंबर p है, ठीक है, कोई क्या है, अभाज्य संख्या p है जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यह जो है क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक। अर्थात अगर मान लीजिए 3 है, 3 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, 3 क्या करता है, ठीक है, 36 को डिवाइड करता है, 3 क्या करता है, 36 को डिवाइड करता है। इसको समझा रहे हैं, ठीक, सामान्य इसमें एग्जांपल लेकर के कि समझने का जो तरीका है, 36 को डिवाइड करता है, कहने का मतलब ये क्या है, ये 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कौन, 3। तो इसका मतलब है कि अब चेक करना है कि 6 को डिवाइड करता है या नहीं, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 3 क्या कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है। ये जो थ्योरम है, ये दूसरा थ्योरम है किसका, अर्थमेटिक का। तो अब देखें इसमें क्या, इसको समझने का सिंपल सा तरीका यह है कि मान लीजिए कि एक कोई नंबर है, ठीक है, जिसका कि पहले अभी जो थ्योरम हमने पढ़ा, अगर कोई नंबर है, ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्यों कि प्राइम से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट ही होगा। तो इसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं P1 P2 P3 Pn, ये नंबर है। अब जो है अगर हम ए स्क्वायर लिखना चाहें तो इसका मतलब यही है कि इस सब का स्क्वायर हो रहा है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट 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 इसके Pn, और और सारे फैक्टर होंगे 3 और n के बीच में। तो इसी चीज को इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखें, अगर ये जो p है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है p क्या है, 2 ही संभावना है, या तो इसमें हो या तो इसमें हो। चूंकि क्या है, इसी को दोबारा से लिखा गया है, p इसमें से कोई एक है, p क्या है, यहां पे p है पी आर के बराबर, जो कि, और पी आर क्या है, ये बिलोंग किससे कर रहा है, ठीक है, P1 से लेकर के Pn तक में जो इंटरवल है, इसी में से कोई एक प्राइम नंबर है जो इसमें इसी का क्या है, हिस्सा है। तो इसलिए अगर P या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, तो अगर या इसमें हो तो भी क्या है, ये a इंटू ए है, ये क्या लिखा हुआ, a इंटू ए है, ये भी ए है। तो इसका मतलब है अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p इसमें से भी है, इसलिए ये a को भी डिवाइड करेगा। ये सिंपल सा इसका प्रूफ है, ये सिंपल सा प्रूफ है। अब देखें, अब यहां से जो है फिर आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरम की आवश्यकता क्या है, इस थ्योरम की आवश्यकता है रेशनल और इरेशनल को समझने में। रेशनल और इरेशनल को समझने में इस थ्योरम की आवश्यकता है। अब क्या है देखें, अब यहां से फिर जाकर के पढ़ेंगे कि रेशनल होता क्या है, रेशनल नंबर होता क्या है। यह है परिमेय। तो अब परिमेय संख्या जो है, कोई भी परिमेय संख्या क्या है, ये इंटीजर का कॉम्बिनेशन है। कैसा, तो p बाय क्यू फॉर्म का, कैसा, p बाय
क्यू फॉर्म का बिलोंगिंग टू आई, इंटीजर है ये, ठीक है। अब जो है इसमें से, अब चूंकि क्या है, जीरो का जो डिवीजन है वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए जीरो नहीं हो सकता। क्यू जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो जीरो, नीचे जीरो नहीं हो सकता। परिमेय संख्या है ये, ठीक। परिमेय संख्या क्या है उसको आप समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर, परिमेय संख्या क्या है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको कि p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां की p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q क्या हो, जीरो नहीं हो। इसमें मोर प्रिसाइजली क्या करते हैं कि इसमें कोई भी क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तथा p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं कि दोनों में कॉमन नहीं हो। इस तरह का फॉर्मेट जो है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। जैसे 2/3, 3/4, -1/4, -1/2, -1/2, -1/3, इस तरह से। तो ये जो है ये एग्जाम्पल है किसका, प्राइम नंबर का। इसको भी रख लीजिए 1, 2 माइनस, इस तरह से, जो इस तरह से इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होते हैं इस, ठीक है, जो क्या है, रेशनल नंबर है। अब जो है फिर यहां से फिर जाते हैं इरेशनल पे। तो अब एक बार जब रेशनल पहचानना सीख गए तब जाकर के हम इरेशनल और रेशनल का डिफरेंशिएशन समझ पाएंगे। तो अब जो है दोनों का डिफरेंशिएशन से मतलब यहाँ पे अंतर से है, डिफरेंशिएशन वो वाला नहीं है जो कैलकुलस में पढ़ते हैं, ध्यान देना है कि ये। तो अब जो है इरेशनल नंबर क्या है, फिर अपरिमेय संख्या। अब ये क्या है, तो जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है वास्तविक संख्या में, ये एक परिभाषा है, क्योंकि ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट है। रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के क्या बनता है, वास्तविक संख्या का समूह बनता है। और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, रेशनल और इरेशनल में कॉमन मतलब दोनों में जो है उभयनिष्ठ कोई भी संख्या नहीं है। इसलिए अगर परिमेय को हटा तो जो कुछ बचता है वो अपरिमेय बचता है, किसमें, वास्तविक संख्याओं के समूह में। तो अभी हमने जो कुछ पढ़ा, ठीक है, तो उसको जो है उपयोग करके फिर हम समझते हैं कि रूट वाली जो संख्या होती है जिसका कि पूरा का पूरा वर्ग नहीं निकलता है, वैसी संख्या जो है क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। तो यहीं पे एक थियरम फिर से आता है, थियरम ही है 10th लेवल पे, ये थियरम ही है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर है, ये थियरम ही है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये 10th लेवल पे एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताबों को मान के चले तो उसमें जो है इसको थियरम के रूप में पढ़ाया जाता है। तो अब इसी फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक का प्रयोग करके इसको सिद्ध करेंगे कि ये सही में क्या है, थियरम है। तो अब क्या है कि जब पढ़ेंगे कि प्रूफ करने का तरीका क्या है, तो उसमें कई सारे तरीके होते हैं। डायरेक्ट एविडेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस होता है। तो इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कि दो ही चीजें हैं। देखें, या संख्या क्या है, वास्तविक संख्याओं के समूह में संख्या या तो प्राइम हो सकती, संख्या या तो रेशनल हो सकती या तो इरेशनल, मतलब कि संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। अगर इसको हम ये कह रहा है कि रेशनल है, इसको हम या तो अगर प्रूफ कर दें कि ये जो है परिमेय संख्या है तो ये बात गलत हो जाएगी, या तो हम ऐसा हो कि प्रूफ ना कर पाए कि ये परिमेय संख्या है तो ये बात सही हो जाएगी। तो इसलिए इसी मेथड का उपयोग करते हैं, इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अंतर विरोध या विरोधाभासी बातों के द्वारा
किसी भी तथ्य को सिद्ध करना। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इसको मानते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। इसी को हिंदी में लिखेंगे तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मानते हैं। अब जब अगर परिमेय है तो फिर क्या करके इसका मतलब है कि एवरी परिमेय, एवरी रेशनल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। अभी हमने क्योंकि रेशनल का कुछ देर पहले डेफिनेशन देखा था, तो अब फिर यहां कंडीशन लगा देंगे, p और q क्या है, इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब इससे क्या होता है, अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इससे क्या है, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो √2 अगर p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो इसको हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर करते हैं तो यह इधर p² और q², इससे अपने को क्या मिलता है, अपने को मिला है p² जो है प्रोडक्ट है किसका, 2 और q² का। प्रोडक्ट क्या है, 2 और किसका, q² का। तो अब जो है क्या है, अच्छा एक बात और अपने को ध्यान में ये रखना है यहाँ कि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। इन दोनों में क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं अदर देन 1। ठीक है, तो अब जो है यहां से अगर p जो है इन दोनों का प्रोडक्ट है, p² क्या है, 2 का और q² का प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि p² को q² कंप्लीटली डिवाइड करता है और 2 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। इससे क्या पता चलता है कि 2 p² को विभाजित करता है। ठीक है, तो अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में दूसरा थ्योरम पढ़ा था, तो उसी थ्योरम का यूज करेंगे। चूंकि क्या है, 2 एक क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह अगर p² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब है 2 क्या करेगा, p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इसलिए अब p को क्या कर सकते हैं, ठीक है, 2m के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 2m के रूप में लिख सकते हैं, और इसलिए p² को 4m² के जैसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। अब यहां से अपने को पता है p² किसके बराबर है, 2q² के बराबर है। तो ये जो 4m² है, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो इससे 2 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। या फिर तरीके से चलें, थियरी ऑफ इक्वेशन के तरीके से चलें, तो q² का जो है अपने को वैल्यू निकल के आता है 2m²। दोनों तरफ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से फिर अपने को पता चलता है कि q² को क्या है, क्या कर रहा है, 2 कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसको क्या करता है, इसको डिवाइड कर रहा है, 2 q² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और चूंकि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ठीक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से 2 क्या करेगा, q को भी विभाजित विभाजित करेगा। ये 100% क्या है, गारंटी है, 100% गारंटी है। अब यहां से क्या पता चलता है कि 2 क्या है,
एक ऐसा फैक्टर है या कि एक ऐसा नंबर है जो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। दो क्या कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। इस ऐसा हो क्यों रहा है? अच्छा, इसमें अब हो क्या रहा है इसमें कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है इस वजह से कि हमने इसको क्या मान लिया है, मान लिया है कि एक रेशनल है। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। और हम किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि p और q में एक ऐसा नंबर 2 है जो क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत अवधारणा या गलत मान लेने के कारण हो गया कि ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। इसलिए यह अंतर विरोध जो है ठीक सिद्ध करता है कि √2 रेशनल नहीं है। और रेशनल नहीं तो फिर है क्या? तो बचता क्या? ये रेशनल नहीं है और वास्तविक संख्या है, तो इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। ये इसको प्रूफ करने का तरीका है। बहुत सारे लोग इसको यहीं तक करते हैं और इसको फिर कंक्लूड करने लग जाते हैं, वो जो कि गलत तरीका है। तो ये एक तरीका है। अब यहां से एक बार मिल जाए, ठीक है, तो फिर जाकर के और भी कई सारी चीजें यहां से निकलती हैं कि रेडिकल साइन के अंदर जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर ऐसा कोई भी नंबर जिसका कि वर्ग पूरा नहीं निकलता हो, वो सारा का सारा नंबर जो है इस डेफिनेशन से क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है।